सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों सखाओं को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ, आज ये आपकी टिकुली बहुत सुंदर लग रही है। चाहिए क्या ये बताओ तुम? हाँ चाहिए तो भाई, बुआ से तो कुछ भी ले सकते हैं। हाँ यही तो हम कह रहे हैं, हम समझ गए थे कि कुछ तो चाहिए। आते ही ये कार्यक्रम में शुरू हो गया, ये अच्छा लग रहा है, उसके पहले भी बुआ ये बहुत अच्छा है, बुआ ये बहुत अच्छा है, आगे पीछे घूम रही हो तब से तुम। बस तो बुआ के आगे पीछे नहीं घूमेंगे तो और किसके आगे पीछे घूमेंगे? कारण क्या है ये जानना चाह रहे हैं बुआ भाई। कारण तो ये है कि बस कुछ अच्छी अच्छी बातें आज सुनने वाले भी करने वाले हैं और हम लोग भी करने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा खुशी हो रही है, उत्साह हो रहा है। मतलब यही होता है ना कि कुछ अच्छी बात होती तो बिल्कुल नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल नजरिया बदल जाता है। नजरिया बदलने से बहुत और भी सारी चीजें बदल जाती हैं। तो भाई ऐसा है कि नजरिया जो है जीवन बदल देता है बहुत हद तक, है ना। तो देखें कैसे बदलता है। मतलब ऐसे नहीं देखेंगे, चेहरे पे मत देखो, हमारे कार्यक्रम में सुनेंगे। हमारे बहुत सारे साथी भी बहुत सारी बातें लिखकर भेज रहे हैं, पता है। और ये सब चीजें जो है ना खास तौर से मित्र मंडली में बड़ी देखी जाती हैं। हाँ, बड़ों की। लेकिन आज हम बात करेंगे बच्चों के मित्र मंडली की, है ना, जिसकी तरफ हम देखना भी नहीं चाहते और देखते भी हैं तो यही कहते हैं कि अरे पूरा दिन फूंक कर आए हो। हाँ। आजकल क्योंकि छुट्टियां चल रही तो यही कहा जाता है, बस खेल कूद के पूरा दिन फूंक कर आए हो। तो भाई ऐसा नहीं है। बच्चों की मित्र मंडली और क्या क्या करती है और बच्चों की मित्र मंडली में हम किस तरह से रस ले सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं, उस पर बात करेंगे, है ना। और गीत मंजरी में कोयल कूकेगी। और नुस्खे जो हैं दादी माँ के कमाल के होते हैं। बिल्कुल। तो भाई आजकल जो बहुत तेजी से आ रहा है। कहाँ तेजी से आ रहा है, गायब हो गया फालसा। बुआ बहुत कम हो गया भाई, कम हो गया। हाँ, ये तो मानते हैं कि ऐसे थोड़ी तेजी से आ रहा है कि खूब ढेर सारा शरबत पिया जाए। खैर, लेकिन फिर भी उसके जो फायदे हैं उसके बारे में बात करना जरूरी है। जितने भी दिन आ रहा है खा लिया जाए। अरे एक दिन शरबत 1 किलो ला के पी लिया जाए तो क्या बुरा है। ये तो देखना पड़ेगा कि कितना फायदेमंद है, उसी हिसाब से विचार करेंगे। लेकिन आज बड़ा खास दिन है और वो है, आज है उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार, दार्शनिक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। जी हाँ, हिंदी तिथि के अनुसार 7 मई 1861 को कोलकाता में जन्म हुआ। उनकी कविता संग्रह जो है गीतांजलि के जरिए पहली बार भारतीय मनीषा की इस झलक जो है पश्चिमी जगत ने देखी। और सब जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए गुरुदेव। और उनकी जो रचनात्मक यात्रा रही है वो विविध रंगी रही है। मतलब साहित्य की शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसमें उन्होंने ना लिखा हो। बिल्कुल। कविता है, उपन्यास है, गान है, कथा, नाटक, प्रबंध, शिल्प कला, मतलब सभी विधाओं में उनकी रचनाएं विख्यात हैं। और सबसे ज्यादा मशहूर तो है ही गीतांजलि। इसके अलावा गीताली, गीतिमाल्य, कथाओं कहानी, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, खेया जैसी कई सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। और गोरा उनका कितना प्रसिद्ध उपन्यास है। बहुत प्रसिद्ध। और केवल यही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि उन्होंने कई कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी में किया। और 1901 में उन्होंने प्रकृति की गोद में पेड़ों, बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ बहुत प्रसिद्ध है ये शांति निकेतन में जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें कि बहुत सारे लोग पढ़कर निकले। वहाँ की कहना चाहिए ना कि उस पावन स्थल का उन्होंने कहना चाहिए ना कि उसका पूरा रस चखा। हाँ। और उसका आनंद लिया और वहां से बहुत कुछ चीजें ऊर्जा भी ली। अपनी तरह का अनोखा विद्यालय और अनोखी शिक्षा पद्धति, ये सब गुरुदेव का वो रहा। और क्योंकि वहां पर उन्होंने अपनी कई साहित्यिक कृतियां भी लिखी थी, तो जाहिर है कि एक अलग तरीके का वहां माहौल है, अलग तरीके की ऊर्जा है और अलग तरह से व्यक्तित्व भी विकसित होता है। ये वहाँ पढ़ने वाले बताते हैं। गुरुदेव की बहुत सी रचनाएं हैं जो जीवन के से जुड़ने का संदेश देती हैं। और गीतांजलि को तो इसी वजह से बहुत सारे जो अंग्रेज रहे हैं साहित्यकार, उन्होंने भी पढ़ा, कुछ ने अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी किया सुविख्यात साहित्यकारों ने। लेकिन खास बात यह है कि उनकी जो बाल रचनाएं हैं, जैसे काबुली वाला हम लोगों ने सुनी थी ना, कितनी सुंदर कहानी थी वो, मिनी की कहानी। तो ऐसी बहुत सारी उनकी बाल रचनाएं जो हैं वो भी मन को बहुत गहराई से छू लेती। वो यही बात है कि अगर कोई साथ नहीं है तो फिर अकेले ही निकल पड़ो, खुद पे विश्वास रखो।
खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। वैसे हम नजर और नजरिए की बात कर रहे थे, तो हमारे साथी ने लिखा है नजर और नजरिया दो चीज है। नजर से दृष्टिपात हुआ करते हैं और नजरिया से दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ करते हैं। जीवन में दोनों का ही एक चोली और दामन जैसा साथ है। हमें अपने इस साथ में अपनी सकारात्मकता भरनी पड़ती है। फिर इस क्षण और पोषण का ही नाम तो स्वस्थ जीवन है। इस भरण और पोषण का नाम ही तो स्वस्थ जीवन है। वाकई सही बात है। और अगर नजरिए की बात करें तो हमारे एक और साथी ने लिखा है कि हमने देखा इंसान ज्यादातर अपने दैनिक कार्यों में भी दो नजरियों को अपने साथ रखता है। पहला जीत और दूसरा हार। अब चाहे उसने घर में भागकर टीवी का रिमोट ही क्यों ना पहले ढूंढ लिया हो, वो उसको अपनी जीत समझ लेता है और दूसरे की हार। इस तरह जब तक उसकी जीत होती रहती है तब तक तो ये नजरिया ठीक चलता रहता है, पर जैसे ही वो हारता है बस तभी से उसको अपनी हार से ज्यादा दूसरे की जीत हतोत्साहित करने लगती है। ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसे ही कुछ बात हमारे एक साथी और लिख रहे हैं। नजरिए की बात करें तो किसी भी बात को लेकर हर किसी का अपना नजरिया होता है। नजरिया अपना हो ये अलग बात है, लेकिन बात वाद विवाद तक नहीं जानी चाहिए। कभी कभी ऐसे भी होता है, कठिन काम में हम अपना नजरिया देंगे तो काम पूरा हो जाता है, तो कितनी खुशी होती है ना। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी आपका नजरिया किसी और से नहीं मिलता है तो वाद विवाद की स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। वैसे बुआ, नजरिए की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल हमारी, ऐसा कहते हैं ना, बिल्कुल व्यक्तिगत चीज हम समझ लेते हैं इसको। लेकिन है जरूर व्यक्तिगत, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है, लेकिन बहुत कुछ ये सबकी साझा भी है, क्योंकि हमारे नजरिए का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। तो ये बात भी सही है। वैसे तो हमें लग रहा था कि ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है, हमारा नजरिया हमारा अपना है, हमारा जो मना है वो हम अपना नजरिया रखें, मेरी मर्जी मेरी मर्जी। लेकिन भाई आपकी मर्जी कहीं ऐसा ना हो कि किसी के दिल को दुखा रही हो। हाँ, जैसे कि एक बात तो है, कुछ लोगों का जैसे नजरिया है भाई सुबह उठना चाहिए, नियम से रहना चाहिए, वो सब पे थोपने लगते हैं। फिर लगता है कि नहीं भाई ये निजी है, अपना अपना रखो। हाँ, अपने तो अपने वही घर तो में बात रहो, है ना। वही बात है कि भाई अपना जरूरी, दुनिया में अगर देखा जाए बुआ, तो मतलब सही और गलत, हर चीज को हम सही और गलत की श्रेणी में नहीं बांट सकते। बिल्कुल सही बात है। आपका सही हमारा गलत हो सकता है और हमारा गलत आपका सही हो सकता है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है, ये वैसे भी है कि हमारा जो आजादी की जो बात आती है, हमारी स्वतंत्रता की बात आती है, हमारे अधिकारों की जो बात आती है, तो हमारा अधिकार बस वहीं तक है जहां तक कि आपके अधिकारों का हनन ना हो, है ना। बिल्कुल। अगर हम छड़ी लेकर चलते हैं और उस छड़ी को हम इधर उधर नचाने का हमें शौक है, तो वो नचाना तब तक ठीक है जब तक उस नाचती हुई छड़ी से किसी को चोट ना लगे। ये तो खैर ऐसी बात है कि भाई लोग कहेंगे हम नहीं लेके चलते छड़ी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन भाई जैसे है ना कि हम किसी के घर जाएंगे तो हम चाय तो हम पियेंगे ही पियेंगे, तो आपका अधिकार नहीं है, ये उसकी मर्जी भी है। है ना। या कोई पिलाना चाहता है जबरदस्ती, तो वो भी देखना पड़ता है कि आपका मन है कि नहीं। एक नजरिया बना लेते हैं लोग कि भाई कोई आए तो बिना चाय पिलाए तो भेजना ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी कोई आ जाता है जो कभी नहीं पीता चाय, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती करते हैं। तब सोचिए कि आपका नजरिया सही है या नहीं है। नजरिया आपका अच्छा, जो सामाजिक तौर पर हम मानते हैं कि बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी उसमें भी जरूरत पड़ती है कि तब्दीली की जाए, बदलाव लाया जाए, सामने वाले की स्थिति के हिसाब से या समय के हिसाब से। बिल्कुल। तो बस जब ये हो जाता है तब बहुत कुछ बदलने लगता है। अच्छा बुआ, नजरिए से सिर्फ यही नहीं होता कि दूसरे इंसान पर असर पड़ता है। अगर थोड़ा सा बदलाव आता है तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। ये मतलब बिल्कुल पक्की बात है कि भाई हम मानते कहाँ हैं? मानते नहीं है, बस हम माने ना तो उसमें तो खैर कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि नजरिया जब भी बदलता है तो सिर्फ अपना ही नहीं, आसपास का वातावरण भी बदलता है, दूसरों का जीवन भी बदलता है। और कई बार ये बदलाव इतना सकारात्मक होता है कि हमें खुद आश्चर्य होने लगता है कि अरे अब तक हमने सोचा क्यों नहीं। देखो किस नए नजरिए के साथ आए हैं। नजरिया हमारी सफलता और जीवन पर बहुत बड़ा असर डालता है हमारे नजरिए का। और जीवन में आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिनका व्यवहार हमें खराब लगेगा, पर नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यानी कि थोड़ा सा नजरिया अगर बदल लें, अपना दृष्टिकोण बदल लें, ये सोच लें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, तो शायद बहुत कुछ बदल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये ना जानना जो है वो कई बार हमें बहुत सारे संशय में, बहुत सारे ऊहापोह में डालता रहता है। फिर अगर
हमारे आसपास रहने वाले लोगों को अगर की अपनी एक अलग सोच होती है, अगर हम ये बात सोच लें, वो अपने तरीके से दुनिया को देखते हैं और हम अपने तरीके से देखते हैं। इसमें कुछ गलत या सही तो है नहीं, जैसा कि हमने पहले कहा था, केवल उनका नजरिया अलग है। आप केवल अपने जीवन जीने के तरीकों को चुन सकते हैं और दूसरों को अपनी तरीके से जीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कोशिश करते तो हैं, भले ही हार जाएं, लेकिन कोशिश करते रहते। और खा लो और पी लो और पी लो। दुलार में भी होता है। दूसरा ये कि भाई मतलब कुछ लोग तो खुद इतनी जबरदस्ती करेंगे कि खा लो और खुद बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो वो सारी चीजें बड़ी दिक्कत वाली होती हैं। लेकिन इसमें यही कहा जाएगा कि लोगों को व्यर्थ बदलने का प्रयास न करें, बल्कि खुद देखें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये तो हो गई जैसे कि हम बदलाव के आमतौर पर अपने आसपास की बात कर रहे हैं राजुल बिटिया, लेकिन एक बात और है कि हम अकेले कोई काम कर रहे हैं या पूरे दिन में जो हमारा दिनचर्या है उसमें क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे विचार रखते हैं और अपने काम को किस नजरिए से देखते हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है। उसमें बदलाव भी बहुत जरूरी है। भले इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, हम खुद ही सोच लेते हैं अरे ये काम हमसे हो नहीं पाएगा, लो ये हमने बिगाड़ लिया, या हम तो सुधर ही नहीं सकते, हमारी तो आदत ही खराब है, या हम भूल ही जाते हैं। तो इन सारी चीजों को किनारे रख दीजिए और नए सिरे से सोचिए कि नहीं, कैसे नहीं याद रहेगा, हम इसको दो बार नहीं। वो याद है आपको जो एक तुरंत हमारी तुम वो कर लो, परीक्षा ले लो कि अब याद है कि नहीं। वो जो एक काकी रहती थी जो हर दिन मतलब जब सर्दियां होती थी तो कहती थी आज तो 2 किलो साग आया है, बनाते बनाते पूरा दिन बीत जाएगा। और रात में जब शाम होती थी तो मतलब वो सच में साग बनाने की थकान उनके चेहरे पे होती थी। और इस चक्कर में 1-2 बार हम लोगों ने भी साग बनाने की मतलब जो साग को चुना जाता है उसको साफ किया जाता है, वो साफ करने की हमने भी कोशिश की। तो हमें लगा भाई इतनी तो मुश्किल की बात नहीं थी, मुश्किल की बात नहीं थी ना। हाँ, वो पहले से चिल्लाने लगती थी। अरे तो यही तो सोच की बात है ना कि उन्होंने सोच लिया ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब लो साग लाओ, फिर उसको छांटो, फिर धो, फिर काटो, फिर उबालो। अब एक आसान सा कि लाए, छाटा और उसके बाद उबाल दिया, साफ सुथरा कर लिया, उबल गया। जो करना है वो करना। बस ये एक लाइन में हो सकता है और ये 6 लाइन में भी हो सकता है ये काम। तो कुछ ऐसे ही ये समय भी लेता है। और ऐसे ही बताया ना कि अरे भिंडी लाए, धोया, फिर एक एक पोछा बैठ के, तब मसाला लगाया। ऐसे खिचड़ी भी बनती है, बहुत मुश्किल होती है पता है। दाल निकालो, फिर चावल निकालो, साफ करो, बताइए खिचड़ी जैसी चीज इतनी मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये नजरिए की बात है अपने अपने कि हम कैसे किस चीज को लेते हैं। बिल्कुल। और किसी भी काम को पूरा करने के लिए अगर वो सब चीजें नहीं है, संसाधन आपके पास कम नहीं है, कि जैसे लाइट चली गई, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब भाई लोग मोमबत्ती तक में काम कर लेते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। बिल्कुल जुट के कर लेते हैं। या समय कम मिला है कि 2 घंटे पहले बताया, अब हम कैसे कर लेंगे। तो यही पर तो चुनौती है कि वो आपका काम कितना मन लगा के कर रहे हैं कि आप उस काम को उस समय में पूरा कर लें। ये नहीं कहते कि कोई बहुत बड़ा कोई कठिन काम हो तभी आप पूरा करें। अगर काम का इतना छोटा है कि आप उसको 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, उस समय संसाधन की या समय की कमी का नहीं रोना चाहिए। नहीं, बड़ा काम भी हो तो भी अगर आप रोएंगे तो 2 दिन में जो होना है वो 20 दिन में होगा। ये भी बात है। बात तो वही है ना, चाहे छोटा काम हो बड़ा, ये नजरिए की बात है। ये तो पेन उठाने तो में भी पता चल जाता है कि नजरिया कैसा है आपका। बिल्कुल। कि अब लो पेन उठाएंगे, पता नहीं उसमें स्याही होगी कि नहीं होगी, हो सकता है इसका इंक खत्म हो चुका हो। तो ये सब चीजें हैं। वैसे हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात की। ये सच है कि नजरिया बदलने से जीवन बदल जाता है। कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों में घिर जाता है कि उसे लगता है कि उसे कैसे हल करें और कैसे बाहर निकले। लेकिन अगर उस समय आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप उस विषम परिस्थितियों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो परिस्थितियां और भी जटिल नजर आने लगेंगी। पानी से भरे आधे ग्लास को कोई आधा भरा तो कोई आधा खाली देखता है। यही नजरिया है। नजर का इलाज संभव है, नजरिए का नहीं। क्या बात है, बिल्कुल 100% सही बात कही है। और मतलब बिल्कुल खरी बात कही है। दिल जीत लिया भाई आपने तो। ये बात बिल्कुल सही है। तो नजरिए का इलाज मतलब हो सकता है, करिए ना। बड़ा मुश्किल, मतलब अरे इसीलिए तो बता रहे हैं कार्यक्रम में, करे तो तभी हो पाता है। चिकित्सक नहीं कर सकते बस, लेकिन आप खुद कर सकते हैं। हाँ। तो इसीलिए तो हम लोग बता रहे हैं कि इस पर विचार करिए और करिए, देखिए आप किस चीज को कैसे लेते हैं। बिल्कुल भाई, ख्वाब को हकीकत में बदलने का काम अगर करना है तो जैसा कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि आपका नजरिया ही आपका जीवन है, ये मान के चलिए। योर एटीट्यूड बिकम्स योर डेस्टिनी। मनुष्य अपने विचारों का उत्पाद है। वो जो सोचता है, नजरिया रखता है, वही बन जाता है। इसलिए न सोच समझ कर और सदा सकारात्मक रहना चाहिए।
क्या बात है, ये बात बहुत बड़ी इन्होंने कही है। इससे अच्छी एक और बात हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य के प्रति जो है अपनाया जाने वाले नजरिए के प्रति दृढ़ संकल्प वान होना चाहिए, उसे थोपा हुआ नहीं समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि स्वास्थ्य के लिए अगर कोई जैसे परहेज बताया जाए या कुछ हो तो उसके प्रति भी आपका जो नजरिया है वो बड़ा खुशनुमा सा होना चाहिए। लेते हैं, हम सब पी लेते हैं और ये क्या भाई, हम परहेज नहीं करेंगे। या जो हमें जैसे अक्सर कुछ चीजें मना हो जाती हैं, अगर कोई खास आपकी ऐसी शारीरिक स्थिति है ना, तो मेडिकल की भाषा में कुछ मना है, मान लीजिए शक्कर खाना मना है, तो अब हम ये देखने लगते हैं कि हम क्या नहीं खा सकते। हाँ। जबकि ये देखना चाहिए कि हम क्या क्या खा सकते हैं, है ना। और वो ना खाने की वजह से हमें कौन कौन सी समस्याओं से छुटकारा मिल गया। हाँ, ये नहीं देखते। फिर उसके बाद उन चीजों की गणना ज्यादा करते हैं जो नहीं खा सकते। लिखो हम ये भी नहीं खा सकते, अब हमें ये भी मना हो गया, अब हम जिए तो जिए कैसे। अरे हो सकता है 4 चीज मना होगी, 40 चीज होगी जो खाने वाली होगी, लेकिन हम वो 40 चीज पर ध्यान नहीं रखते। ये नजरिए की बात है। स्वास्थ्य के प्रति जब कुछ ऐसी बात हो तो जरूर आप अपना नजरिया बदलें। बिल्कुल, क्योंकि जो दवाएं होंगी या जो भी हम खाएंगे वो हमारे शरीर में लगेगी, और खुशी खुशी अगर हम खाएंगे तो जाहिर है कि उसका प्रभाव अच्छा होगा। अच्छा बुआ, स्वास्थ्य की दृष्टि से फालसा भी बहुत अच्छा होता है। बहुत फायदेमंद है। बहुत छोटा छोटा होता है। वैसे हमारे साथी ने लिखा भी है कि तरबूज और जैसे खरबूजा जैसा बड़ा नहीं होता है, लेकिन है बहुत फायदेमंद। बिल्कुल, है ना। मतलब इस जरा सा जैसे कंचे से भी छोटा होता है ये, लेकिन इसमें हजारों खूबियां होती हैं, और ऐसी ऐसी खूबियां होती हैं कि मतलब आप खाते जाइए और स्वाद लेते जाइए। नहीं तो गिनाते भी जाइए आप क्या क्या खूबियां होती हैं। देखिए गर्मी में आता है। अच्छा। तो मतलब गर्मी के लिए तो वरदान है। जैसे इससे ये जो एक होता ना, जैसे हम इलेक्ट्रॉल पीते हैं या कुछ इस तरह की चीजें जो पीते हैं, नींबू पानी और ये सब, पानी की कमी जो होती है उसको तुरंत कम कर देता है ये जी। और शरीर को अंदर से शीतलता प्रदान करता है। पानी तो इसीलिए तो गर्मी में आता है ना। देखो कमी नहीं होने देता, और टॉनिक की तरह ये काम करता है। जो पित्त की समस्याएं होती हैं गर्मी में बहुत ज्यादा, उनको दूर करने में बहुत मदद करता है, और साथ ही साथ पाचन क्रिया को भी मजबूत बनाता है। लू के कारण जैसे बुखार हो जाती है और जैसे और बीमारियां हो जाती हैं, इनसे बचने के लिए भी इस फल का सेवन बहुत लाभदायक होता है। क्योंकि भाई देखो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कैलोरी है, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर है, आयरन है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, विटामिन ए है, सी, B1, B2, B3 आदि होते हैं। तो इस तरह से खून की कमी है, त्वचा की जलन में भी जो है फायदा करता है। तो कुल मिलाकर जैसे हमें लगता है कि राजुल बिटिया, जो मौसम में फल आते हैं वो उस मौसम में हमारी मदद करने के लिए ही आते हैं, है ना। बिल्कुल। और ये मतलब जो ये फल होते हैं, इनसे उस समय की जो परेशानियां होती हैं वो तो उनका तो बहुत हद तक इलाज हो ही जाता है। हाँ। इसके साथ ही साथ जो बहुत सी हमारे शरीर में बाहर की चीजें इकट्ठा होने लगती हैं, कुछ जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा शुगर बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इस तरह की चीजों में भी ये जो मौसमी चीजें होती हैं वो हमेशा बहुत फायदेमंद होती हैं। फालसा और जामुन ग्रीष्म ऋतु के प्रमुख फलों में गिने जाते हैं। यद्यपि अपने समकालीन फल तरबूज जैसा वृहद तो नहीं, किंतु अत्यंत ही अलग अल्प होकर भी वृहद गुणों वाला है। संप्रति बहुत ही ज्यादा प्रायः सभी में फैलने वाली बीमारी प्रमेह की एक विशिष्ट औषधि है, इन्होंने बताया है। तो कहते हैं ना कि अगर जैसे बहुत उल्टियां हो रही हो, हाँ। या अगर आपका पेट थोड़ा गड़बड़ महसूस कर रहे हो, गर्मी में आम बात है ना। आम बात है। तो ऐसे में फालसे का शरबत बड़ा फायदा करता है। स्वादिष्ट बहुत होता है, बहुत मजे का होता है। जरा सी शक्कर डाल के पियो और खूब ठंडा ठंडा, ऐसा लगता है कि आहा क्या शीतल शीतल चला गया अंदर। तो मतलब उसमें ये भी आप नहीं कि आप उसमें अलग से बर्फ मिलाएं जी, आप ऐसे भी पीजिए, बहुत मजा आएगा। और बहुत सारी चीजें और भी हैं इसकी फायदेमंद। साथी लिख रहे हैं कि गठिया से संबंधित परेशानी को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दरअसल फालसा फल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया की वजह से जोड़ों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। शोध के मुताबिक इसके अर्क में एंटी आर्थराइटिस प्रभाव पाया जाता है, क्योंकि इसमें फ्लेवोनोइड्स ये होते हैं, फोनोलिक, यौगिक और विटामिन सी पाया जाता है। तो वहीं गठिया में जो है ना, फालसा की पेड़ की छाल भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है, ऐसा ये लिख रहे हैं। तो वही तो होता है ना कि जो गुणकारी होते हैं उनका एक 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 चीज जो है वो फायदेमंद होती है। सही बात तो भाई यही अपना फालसे का भी है। और कहते हैं ना कि देखन में चोटे लगे घाव करे गंभीर, तो घाव नहीं ठीक करे
तुरंत ही। ऐसी चीज है ये फालसा। और लेकिन वैसे हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि पहले बहुत सस्ता आता था, लेकिन आजकल तो इसका जो है ना दाम 7वें आसमान पर है। अच्छा बुआ, जो बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत खट्टा होता है, हाँ। तो खटमिठा होता है और मतलब मजे का स्वाद होता है। हाँ, खटमिठा होता है और रंग इसका बड़ा खूबसूरत होता है, बहुत ही सुंदर होता है। फालसे का रंग तो वाकई अपनी रंग के लिए मतलब सबका मन मोह लेता है, हमें तो यही लगता है। शरबत बना दीजिए, उसका शीशे ग्लास में रख के देखिए उस रंग को, कितना खूबसूरत लगता है। वैसे हम लोग ना ब्रेक के पहले पैसे की बात कर रहे थे और तुमने गोल कर दिया। फालसे लिखा है एक समय में सस्ते होते थे, अब तो आसमान छूते हैं इनके भाव। हर कोई नहीं खाता, लेकिन इसका शरबत पीने से पेट में ठंडक होती है, बीजों से पेट साफ होता है, सीजन में खाना चाहिए। तो भाई देखिए, ऐसा है कि खाना कोई 1-2 किलो नहीं, हम किलो का भाव देखते हैं, जबकि आप आधा किलो या 250 ग्राम में भी आप अच्छे से शरबत बना सकते हैं उसको घोल कर ना। तो ऐसे ना घबराइए, क्योंकि बाकी चीजें भी हैं। यही आइसक्रीम हम 100 रुपए में खा लेते हैं, लेकिन फालसा अगर कभी हमने 20 रुपए किलो खरीदा था तो आज हमें 80 रुपए में बहुत महंगा लगता है। बिल्कुल अपने दिल पे ले लेते हैं, एकदम दिल पर ले लेते हैं और 5 रुपए के लिए फिर छोड़ देते हैं। उसकी सारी जो जितनी अभी हमने पोषक तत्व वाली बात बताई है ना, वो एक तरफ हो जाता है और 80 रुपए ज्यादा भारी हो जाता है, पता है। तो ऐसा नहीं है। हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं कि नजरिया बदलिए अपना, और इसके जो फायदे हैं उसको देखते हुए थोड़े दिन के लिए तो आता है बेचारा। बुआ ने वायदा किया है कि इसके बाद फालसा खिलाएंगी वो। बिल्कुल ऐसी ही ठंडक लगती है, जैसे जो घटा छा जाती है ना उसके बाद जब बरसती है, वैसे ही ठंडक फालसे की होती है। सब मौसम के फल खाना चाहिए, सिर्फ इसीलिए हम आपको याद दिलाते हैं। वैसे तो आप खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग भूल रहे हैं वो फिर एक बार लौट आइए अपने पुराने दिनों में। और वो दोना चलिए बचपन की मंडली में चलो, बचपन वाली में। बच्चों की मंडली का विषय सभी श्रोताओं, देशवासियों को बचपन की यादों में भेज दिया गया है। ये लिख रहे हैं कि जब मैं छोटा था, शहर जोधपुर किले नीचे मकान में रहते, जब मन करता पहाड़ों के रास्ते किले में पहुंच जाते थे। हर त्योहार का आनंद लिया है। उस समय घरों में 12 बजे तक जाना कोई चिंता नहीं होती थी। ऐसी शरारत नहीं की जिससे किसी को नुकसान हो। मजे करते अब बच्चों वो आनंद प्रेम कम हो गया है। मोबाइल की दुनिया में चले गए हैं, जो नुकसान है बचपन खो सा गया है, ये कह रहे हैं। ये बात तो है, ये बात तो है कि बचपन खो सा गया है, लेकिन अब रहे भी कैसे बचपन। अब देखिए ना, पहले कितने दोस्त हुआ करते थे जी, गली के अलग, स्कूल के अलग, पड़ोस के अलग, और अब जो तमाम संयुक्त परिवार होते थे तो कई भाई बहन एक ही उम्र के होते थे, उनमें भी बहुत कुछ दोस्तों की वजह से हो जाते थे। ये बात तो कितनी दोस्ती होती थी, और दोस्तों का कितना महत्व होता हमारे जीवन में, इससे भला कौन इनकार कर सकता? कोई नहीं इनकार कर सकता। ये दोस्ती ही तो है जो हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 3 बजे से 4 बजे तक हाजिर हो जाते हैं, और वैसे 24 घंटे विविध भारती भी इसीलिए तो है। आपकी दोस्ती हमारी आपकी दोस्ती है कि नहीं? बिल्कुल। तो भाई ये तो है कि दोस्ती का मतलब हम समझते हैं, लेकिन फिर भी ये बात बहुत खास है कि जो बच्चों का भावनात्मक और नैतिक विकास होता है उसमें दोस्ती का बहुत महत्व होता है, बहुत ज्यादा। अब ऐसे में बच्चे किससे दोस्ती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पे माँ बाप को बहुत ध्यान देना होता है, माता पिता को। अब कुछ माता पिता जैसे कि सोचते हैं कि अच्छा है दोस्तों के चक्कर से दूर रहे, नहीं तो बिगड़ेगा। आमतौर पर यही कहते हैं कि दोस्तों की संगत जो है वो हमेशा गलत रास्ते पर ले जाती है। लेकिन दोस्ती करना अपने आप में एक कला भी होती है। बिल्कुल। अब कुछ बच्चे आसानी से दोस्ती नहीं कर पाते, तो ये भी थोड़ी दिक्कत वाली बात है। फिर उनके लिए पूरी जिंदगी में सामंजस्य स्थापित करना, या कहीं नए उसमें जाकर बात करना, या यहाँ तक कि नौकरी के लिए अगर उन्हें साक्षात्कार भी देना है तो वो हिचकिचाते हैं, यानी किसी का सामना वो नहीं कर पाते। जिनके खूब दोस्त होते हैं वो खूब मगन रहते हैं, बहुत खुले रहते हैं, तो एक आत्मविश्वास भी अलग तरह का होता है उनके में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो भाई ऐसा है कि दोस्ती के साथ ठीक है कि दोस्त देख दाग के बनाए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि अगर बच्चे की दोस्ती मान लीजिए ऐसा है कि आपको लग रहा है कि अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है, तो ये पहचान उन्हें सिखाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बच्चे को जब दूसरों का आदर करना सिखाते हैं, सबसे प्रेम से बोलना सिखाते हैं, अच्छी आदतें बताते हैं, तो फिर वो जो दोस्त बनाता है उनमें उन्हीं आदतों को ढूंढता है और फिर उसी तरह की दोस्ती करता है। तो बहुत कुछ हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि क्या हमने दिया है बच्चे को।
और फिर ये भी बात है कि जैसे अगर कोई बच्चा है अलग थलग रहता है, बात नहीं करता, तो उस पर ज़्यादा जोर भी नहीं बनाना चाहिए कि भाई तुम दोस्ती नहीं है, तुम्हारी कोई दोस्त ही नहीं है। तो ये भी थोड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन मित्र मंडली अगर बच्चे बनाते हैं और मित्र मंडली है, आप निगाह जरूर रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पर पाबंदियां लगाएं, बल्कि देखें कि बच्चे खुद क्या कर सकते हैं अपने आप और क्या करना चाह रहे हैं। कभी कभी बच्चा आपको वो बात नहीं बता पाता है जो अपनी मित्र मंडली में वो करके दिखा जाता है, तो आप अगर उस पर निगाह रखेंगे, निगाह उस तरीके से नहीं, नकारात्मक ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि ये आप उसमें देखने की आप में जिज्ञासा होनी चाहिए कि बच्चा अपने दोस्तों के संग क्या करता है, क्या बातें करता है, उसकी रुचि क्या है, क्योंकि वहां वो ज्यादा खुल कर रहता है। तो ये मित्र मंडली का लाभ ये भी होता है कि आप अपने बच्चे को पहचान सकते हैं कभी कभी, है ना? बिल्कुल। और ये भी बात है कि पहले दोस्त तो आप खुद ही बन जाइए। हाँ बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा, वो बहुत सुंदर सी एक कहानी है, सुनाओ। गीत सुनाओगी पहले, फिर कहोगे हम कहानी सुनाएंगे, हम फिर कुछ इंतजार और सुनाने जा रहे हैं, आप सुनिए तो। सुनाओ। कथा सुधा, कहानियों का दरिया, लहरों में गोते लगाएंगे, कभी हंसेंगे तो कभी आंखें नम कर जाएंगे, कभी परिवार तो कभी सामाजिक सरोकार की बातें होंगी। क्या करेगा रेलगाड़ी, उसमें बैठकर बड़े दूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे। और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? ताई को नहीं ले जाएंगे, ताई हमें प्यार नहीं करती। अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई बचाओ, गिर आऊं मैं। बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। सुनिए ऐसी ही कुछ कहानियाँ हर सोमवार दोपहर 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली में। कथा सुधा। तो देखा ना कितना प्यारा बच्चा था, ताई ने दोस्ती कर ली होती उस बच्चे से, तो क्या होता, कोई एक दुर्घटना बच गई होती, जैसा कि हमने अब हमें तो उत्सुकता हो रही है, अब तो कहानी सुन के पता लगेगा। हाँ, कुछ तो हुआ होगा, तभी ताई अफसोस कर रही हैं, तो ये अफसोस न होता। खैर, तो बस ये अफसोस बचाने के लिए भाई नहीं करना चाहिए। लेकिन कहानी तो सुनना पड़ेगा ना, फिर वो तो सुनना पड़ेगा हर सोमवार कार्यक्रम सखी सहेली में। हमारे साथी लोग भी इंतजार कर रहे थे कि चित्रलेखा खत्म हो गया। चित्रलेखा उन्होंने बड़ी तबीयत से सुना और फिर प्रतीक्षा कर रहे थे, और शायद उन्होंने छोड़ भी दिया था प्रतीक्षा करते करते। लेकिन हम तैयारी में लगे हुए थे। अच्छा बुआ, प्रतीक्षा का फल जो है ना बहुत मीठा होता है, फालसे की तरह खटमिठा नहीं, बहुत आम की तरह मीठा होता है। अब आम के पेड़ की बात आई और कोयल ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुहू कुहू बोलती कोयल चाहे कितनी दूर हो, लेकिन अपनी सी लगती है। कोयल अपने आप में विशिष्ट है, इसकी मीठी आवाज के सभी प्रशंसक है। किसी का हृदय कोयल की मदभरी तान सुनकर खिल जाता है, तो किसी की आंख इसी तान को सुनकर भर भी आती है। कितनी हम लोगों ने कविताएं वगैरह पढ़ी हैं, उसकी बात भी हम करेंगे। वैसे ये देखा जाए तो कोयल प्रकृति की सच्ची साधिका है। देखिए ना, बसंत ऋतु आती है, इसका पता लगते ही तुरंत ही आनंदित हो जाती है और पूरे संसार में सूचना फैलाने लगती है। इसके बोलते ही सब लोग मंत्रमुग्ध होकर केवल इसी की आवाज सुनते हैं। इसके पहले बुआ बोलते रहते हैं, चकोर भी बोलते हैं, मुर्गे, चकवे, कबूतर सब बोलते रहते हैं, लेकिन कोयल ने जहां बोलना शुरू किया सब चुप जी। तो एक कोयल सब पर भारी। जब तक बसंत की प्रभात बेला में कोयल अपनी कुहू कुहू नहीं सुनाती, तब तक अच्छा नहीं लगता। और ये बात है कि ये जो हम कहते हैं ना सुनाती, तो सुनाती नहीं भाई, सुनाता है, क्योंकि मादा नहीं नर कोयल बोलती है। और मादा कोयल जो है वो अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रखकर इस पक्षी को, जो सोचता है कि वो बहुत तेज है, धूर्त है, उसको मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करने में दक्ष होती है। इसकी इस प्रवृत्ति को महाकवि कालिदास ने विहगेश पंडित की उपाधि प्रदान की। मीठी आवाज वाली कोयल कौवे जैसी ही लगती है, तभी तो कहा जाता है कोयल होए न उजली 100 मन साबुन लाई, यानी किसी का जन्मगत स्वभाव नहीं बदलता। तो मतलब कोयल की मीठी आवाज पर ही ना जाइए, कोयल और भी बहुत कुछ सिखा रही है। जैसे कि अभी हमने पक्षी के वो सुना है ना कि मूर्ख बनाती कैसे, तो भाई मतलब अपना काम निकाल लेती है, और कौवा समझ नहीं पाता बिल्कुल भी, और अपने बच्चे भी पलवा लेती है, घर नहीं बनाती, घर बनाने के झंझट से बिल्कुल दूर, दूसरे के घर में बच्चे रख दिए,
और इत्मीनान से पलवा लिया, बाद में कौवा देखता है तो देखता रह जाता है। बस। और दूसरी बात ये भी है कि भाई जो स्वभाव है किसी का वो नहीं बदलता, ये भी बात कोयल सिखाती है। अब ये है कि अपनी धुन में मस्त रहती है और ज्यादातर घने पेड़ों में छिपी रहती है। इसको जैसे और चिड़िया होती है वो जमीन पर भी कभी कभी उतरती है, इसको जमीन पर उतरते बहुत कम देखा जाता है। ये ज्यादातर पेड़ों पर और खास तौर से आम का पेड़, मौलश्री का पेड़, इन सब पेड़ों पर रहती है। यानी कि जो पेड़ सदाबहार हो, घने हो, उनमें आप ये छिपी देख सकते हैं इसको, है ना। कुहू कुहू बोलती है कोयल, और इस कोयल के लिए इसकी प्रशंसा में हजारों पंक्तियां लिखी जा चुकी हैं। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ ने कोयल की कूक के संबंध में कहा था कि ओ कुकू शैल आई कॉल द बर्ड और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, यानी कोयल तुम्हें मैं पक्षी कहूं या कि सिर्फ एक भ्रमणशील स्वर मात्र। क्या बात है। काली काली कूकू करती जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी ही धुन में ऐठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी जो पंचम सुर में गाती, वही कोयल कहलाती है। अपनी आवाज से जग को गुंजाने वाली कोयल के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि देखो कोयल काली है, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। क्या बात है। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यारी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। प्यासी धरती को देख के भैया ये भी लगता ना कि वो बरसात के पहले भी कोयल आ जाती है। तो कोयल यही कहते हैं ना कि कितनी करीब होती है प्रकृति के, लेकिन ये हम हमेशा इसको आनंद से ही जोड़ के देखते हैं, या ऐसा जोड़ते हैं कि हमारे मंगल की बात कर रही है या कुछ ऐसा खुशी का संदेश लेके आई है। लेकिन कई बार कोयल जो है वो वेदना के साथ भी पहचान कराती है और जो विवशता का रुदन है वो भी सुनाती है। जैसे सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है कैदी और कोकिला, इसमें कोयल का चित्र बिल्कुल अलग तरीके का है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। तो यहाँ पे कोकिल से कैदी का ये संवाद बिल्कुल विरैड़ी अलग तरह से बात करती, तो कोकिल भाई मतलब सबकी हमराज बन जाती है सबके साथ, और जब अम्बा की डाल भी बोलती है तो बिल्कुल अलग ही अंदाज होता है। बहुत सारे किस्से हैं इससे जुड़े हुए, कोयल से, कौवे से। भाई देखो बसंत ऋतु होती ही ऐसी है ना, दोनों की बातें होती हैं एक साथ। तो एक बार बसंत ऋतु में यही हुआ कि एक कोयल वृक्ष पर बैठी कूक रही थी। आते जाते लोग उसकी कूक को सुनते और उसकी सुरीली आवाज का आनंद लेते हुए उसकी तारीफ के पुल बांधते। कुछ देर बाद कोयल के सामने कौवा तेज गति से आया। कोयल ने उससे पूछा, इतनी तेज गति से कहाँ जा रहे हो? कौवे ने उत्तर दिया, वो जरा जल्दी में है, देश को छोड़कर परदेश जा रहा है। अब कोयल ने इसका कारण पूछा तो कौवा बोला, यहाँ के लोग बहुत खराब हैं, सब तुम्हें ही चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारा आदर करते हैं, वो यही चाहते हैं कि तुम हमेशा की तरह गाती रहो, और मुझे कोई देखना तक नहीं चाहता। किसी की मुडेर पे बैठता हूँ तो मुझे कंकड़ मारकर वहां से भगा दिया जाता है, मेरी आवाज भी कोई नहीं सुनना चाहता। अब जहाँ अपमान हो ऐसे स्थान पर एक क्षण भी नहीं रहना चाहता। ज्ञानियों ने भी हमें यही शिक्षा दी है कि अपमान की जगह पे नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर कोयल बोली, परदेश जाना चाहते हो तो बड़े शौक से जाओ, लेकिन वहां जाने से पहले अपनी वाणी जरा बदल लेना। यदि तुम्हारी वाणी यहाँ जैसी ही कठोर रही तो परदेश में भी सम्मान नहीं मिलेगा। संसार जो है जैसा भी है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपनी दृष्टि और वाणी को बदल सकते हैं।
इन दोनों के बदलने से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है और यहीं से संसार में आनंद और सुख की प्राप्ति शुरू हो जाती है। नजरिए वाली बात फिर आ गई। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन हम फिर कोयल पे आ जाएंगे। कोयल को झारखंड का राज्य पक्षी घोषित किया गया है और इसका स्वर में जो उत्साह है, याद है बचपन में हम लोग कितना दौड़ते थे कि कोयल को एक बार देख लें, कहाँ से बोल रही है ये। लेकिन देखना मुश्किल हो जाता था कोयल को। बिल्कुल। तो ये जरूर है कि भगाती बहुत है, दौड़ाती बहुत है, लेकिन एक बार सुन लो तो इसकी आवाज फिर भूलती नहीं है। बुआ, हम जोलियों से विदा ले लो। हाँ। तो आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार।